जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के नाम पर आयोजित कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन भले ही समाप्त हो चुका हो, लेकिन उस दौरान हुई तमाम संदिग्ध गतिविधियां, भड़काऊ बयानों और बच्चों का इस्तेमाल करने की साजिशों का हिसाब किताब अब शुरू हो चुका है। दरअसल आंदोलन की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने और अपनी पब्लिसिटी चमकाने में लगे सीजेपी के मुखिया अभिजीत दिपके और उनके मुख्य सहयोगी सौरभ दास अब कानून के शिकंजे में बुरी तरीके से फंसते दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में उनके खिलाफ में पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के तहत 0 एफआईआर दर्ज करने की औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई गई है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन का जब गहराई से विश्लेषण किया जाता है तो एक बेहद ही चिंताजनक रणनीति सामने आती है। छात्रों के अधिकारों का मुखौटा पहन करके शुरू किए गए इस प्रदर्शन में आयोजकों ने एक 12 साल की बेहद ही कम उम्र की मासूम बच्ची को प्रदर्शन के अग्रिम मोर्चे पर लाकर के खड़ा कर दिया। पश्चिम बंगाल की सीनियर एडवोकेट रिंकी चटर्जी के द्वारा दी गई कानूनी शिकायत में अभिजीत दिपके, सौरभ दास और सीजेपी आयोजकों के खिलाफ में पॉक्सो एक्ट की धारा 13, 14, 15 और बीएनएस की धारा 153 के तहत केस दर्ज करने की मांग की गई है। कानूनन 12 साल का बच्चा देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाला बच्चा माना जाता है। ऐसे में मासूम बच्चे को राजनीतिक हंगामे और लाठीचार्ज के संभावित खतरे वाले स्थान पर ले जाकर के उसकी सुरक्षा से खिलवाड़ करना पूरी तरीके से गैर कानूनी था। कानूनी विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि किसी भी 12 साल की बच्ची को उच्च जोखिम वाले राजनीतिक प्रदर्शन में लेकर के आना कोई अनजाने में की गई गलती नहीं हो सकती। यह आयोजकों की एक सोची समझी चाल थी ताकि पुलिस कार्रवाई के समय मासूम बच्ची को मानव ढाल बनाकर के इस्तेमाल किया जा सके और बाद में पुलिस पर ही लांछन लगा करके जनता की सहानुभूति बटोरी जा सके कि देखिए, एक माइनर के खिलाफ में पुलिस ने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी है, लाठीचार्ज जब की गई तो वहां पर एक माइनर भी मौजूद था। इस तरीके की जो हरकत की गई है, इसकी वजह से अब ये बुरी तरीके से फंसते दिख रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान सीजेपी के मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ में अमर्यादित और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने उदारता और परिपक्वता का परिचय देते हुए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रख करके किसी भी प्रकार की दंडात्मक या फिर कानूनी कार्रवाई न करने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं इंस्टाग्राम लाइव के जरिए यह कहा कि वो युवाओं के इस आक्रोश को माफ करते हैं ताकि उनके करियर पर किसी भी तरीके का दाग न लगे। लेकिन अभिजीत दिपके और उनके कई साथी, उनका मकसद छात्रों का हित नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक दुकान चमकाना था। प्रधानमंत्री मोदी की इस दरियादिली का सम्मान करने और सुधार का रास्ता चुनने के बजाय सीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी से एक और वीडियो जारी कर दिया और उल्टा पीएम मोदी से ही माफी मांगने की मांग कर डाली। वो रोने लगे कि पुलिस ने 12 साल की बच्ची के साथ में बदसलूकी की, जबकि असल सवाल तो यह है कि उस 12 साल की बच्ची को वहां पर लेकर के कौन आया था। जब खुद आयोजकों ने उस बच्ची की जान और सुरक्षा को जोखिम में डाल दिया तो अब दूसरों पर उंगली उठा करके अपनी जिम्मेदारी से भागा नहीं जा सकता। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा खुलासा फंडिंग और बैकएंड सपोर्ट को लेकर के हो रहा है। शिकायतकर्ता एडवोकेट रिंकी चटर्जी सिंह ने सीधे तौर पर यह सवाल खड़ा किया है कि आखिरकार सीजेपी जैसे नए और गैर मान्यता प्राप्त संगठनों को इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन आयोजित करने, मीडिया को प्रोपेगेंडा चलाने और सोशल मीडिया पर टूलकिट तैयार करने का पैसा कहां से मिल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए सक्रिय देश विरोधी ताकतें और अंतर्राष्ट्रीय डीप स्टेट का नेटवर्क ऐसे प्यादों का इस्तेमाल कर रहा है। नीट जैसी संवेदनशील छात्र समस्याओं को ढाल बना करके युवाओं को भड़काना और भारत की साख खराब करना इस पूरे षड्यंत्र का मूल ढांचा प्रतीत होता है। कॉकरोच जनता पार्टी के हालिया रवैये से यह पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि यह आंदोलन छात्रों का आंदोलन कभी था ही नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से राजनीति में कदम रखने की फिराक में बैठे अभिजीत दिपके और उनके साथी छात्रों के आक्रोश को अपनी राजनीतिक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। प्रदर्शन में भड़काऊ बातें करना, बच्चों को आगे कर देना और फिर कोर्ट व पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए अलग अलग पैतरे बदलना इनकी रणनीति का हिस्सा बन चुका है। जंतर मंतर के बाद में अब यह गुट अन्य राज्यों में छात्रों को भड़काने की धमकी दे रहा है ताकि देश में लगातार अशांति का माहौल बना रहे।
कानून के हाथ लंबे होते हैं और देर से ही सही सच सामने आ ही जाता है। जंतर मंतर का मंच भले ही अड़ गया हो, लेकिन कानून की अदालत में अभिजीत दिपके, सौरव दास और उनके सहयोगियों का असली हिसाब अब शुरू हो चुका है, क्योंकि इस मामले में एक के बाद एक कुछ ऐसे तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं जिसने इस देश की जनता को झकझोर करके रख दिया और उन लोगों को भी झकझोर कर रख दिया है जो इस आंदोलन के लिए, छात्रों के प्रदर्शन के लिए इसके समर्थन में खड़े थे। पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर कानून के तहत दर्ज शिकायत यह साबित करती है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए मासूम बच्चों के जीवन से खेलने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। आगे आने वाले दिनों में जब जांच आगे बढ़ेगी तो इस प्रायोजित आंदोलन के पीछे छिपी फंडिंग, मास्टरमाइंड और डीप स्टेट के तार भी पूरी तरीके से जग जाहिर हो जाएंगे। तो फिलहाल इस मामले में अभिजीत दिपके और उनके जो तमाम लोग हैं वो बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक इस मामले में जो खुलासे हो रहे हैं, इन खुलासों ने इस पूरे मामले में लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या वाकई में छात्रों को अपनी राजनीतिक जर्नी शुरू करने के लिए एक लॉन्चिंग पैड बना दिया गया। आम आदमी पार्टी भी वहां पर उसी तरीके से पहुंच जाती है जिस तरीके से अन्ना हजारे के साथ में अरविंद केजरीवाल और उनके पूरे जो नेता थे, जो पूरा गुट था, जो राजनीति में उतर पड़ा था, वही हाल फिलहाल अभिजीत दिपके का होता जा रहा है। इन्होंने सोनम वांगचुक के इस हंगर प्रोटेस्ट को, हंगर स्ट्राइक को, मुझे लगता है कि इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जितना ज्यादा इस्तेमाल छात्रों के इन्होंने एक तरीके से उनके सेंटीमेंट के साथ में किया है। मसलन अब इस मामले में लगातार विवाद गहराता चला जा रहा है। प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा भी ले लिया गया, लेकिन जो प्रोटेस्ट के अब आफ्टर मैथ हैं, उन आफ्टर मैथ में सीजेपी बुरी तरीके से फंसती दिख रही है। और अगर ये लोग छात्रों के इतने ही हितैषी हैं तो झारखंड में पिछले 11 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहां पर लगातार मांग की जा रही है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जवाबदेही तय की जाए, लेकिन वहां पर न तो कोई कॉकरोच पहुंचा है, ना ही अभिजीत दिपके पहुंचे हैं, ना ही वहां पर कोई जुनैद फ्री में खाना बांट रहा है, ना ही वहां पर विदेशी फंडिंग का कोई जिक्र कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, ना ही वहां की सरकार के नेताओं को गालियां दी जा रही हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री को गालियां दी जा रही थी, वहां के सभ्य स्टूडेंट, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो किसी भी राजनेता को गाली देने में बिलीव नहीं करते। उन्हें सिस्टम में सुधार चाहिए, जो परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हो रही हैं उनमें सुधार चाहिए, इसकी जवाबदेही तय की जाए, अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, इसलिए यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो कुल मिलाकर के मुद्दा यह है कि जंतर मंतर पर जो लोग लगातार चूड़ियां तोड़ रहे थे, छाती पीट रहे थे, छात्रों के सबसे बड़े हितैषी अपने आप को बता रहे थे, वो अब झारखंड में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। बड़े पैमाने पर वहां पर जनता का जो आक्रोश है वो शांतिपूर्ण तरीके से हमें देखने के लिए मिला। किस तरीके से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो मार्च निकाला जा रहा है, बहुत ही डिसेंट तरीके से उसने पूरे देश का ध्यान तो अपनी ओर केंद्रित कर लिया, लेकिन इस टूल किट का ध्यान उनकी तरफ नहीं जा रहा है। वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिन्होंने जंतर मंतर पर अपना तंबू तान लिया था, टेंट लगा करके वहीं पर बैठे हुए थे, रात के 3-3 बजे की रिपोर्टिंग, वहां के हालात दिखा रहे थे, लेकिन झारखंड में जो प्रदर्शन चल रहा है उस पर पूरी तरीके से चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं। उस पर कोई भी किसी भी तरीके का जिक्र करता दिखाई नहीं दे रहा। इस मामले ने जो सीजेपी की एक रणनीति थी छात्रों के इस्तेमाल करने की, उस रणनीति को भी पूरी तरीके से धराशाही कर दिया है। और इसी वजह से झारखंड में लगातार अभिजीत दिपके को लेकर के जनता के बीच में बहुत ज्यादा असंतोष भी पैदा हुआ है कि क्या झारखंड में छात्र छात्र नहीं है, क्या झारखंड में छात्रों के हितों की रक्षा करना जो एक तरीके से दायित्व बता रहे थे अपना अभिजीत दिपके, क्या वो उनका दायित्व पूरा करना नहीं है। मसलन इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी।